Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 5 of chapter number 13, Organisms and Populations. So up to the last session हम लोगों ने organisms के various types of characteristics डिस्कस किए थे. आज के सेशन में हम डिस्कस करना है populations और उसके various types of attributes मतलब characteristics. So in nature we rarely find out isolate सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज. जनरली कभी भी हमें ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई एक इंडिविजुअल एक स्पीसीज का अलग से सर्वाइव करता हो, अलग से रहता हो. ये कभी भी पॉसिबल नहीं है. सो मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप in a well-defined geographical areas, share or compete for similar resources. Potentially they are interbreed, reproduction कर सकते हैं and thus constitute a population. So majority of them group के अंदर survive करेंगे within a well-defined geographical area, share करेंगे चीज़ें या तो similar resource के लिए अगर एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, पोटेंशियली अगर वो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, देन दे कंस्टिट्यूट अ पॉपुलेशंस. ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इम्प्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इंटरब्रीडिंग तो आप लोगों को पता है दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में होता है और दो एनिमल्स का जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है. So a group of individuals which are resulting from even asexual reproduction. तो asexual reproduction की वजह से भी group of individuals हम लोगों को मिल सकते हैं is also generally considered a population for the purpose of ecological studies. So ecological studies के लिए population फिर चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जनरेट हुआ हो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जनरेट हुआ हो. सो साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी आपको पहले भी मैंने ये डेफिनेशन बताई हुई है कि पॉपुलेशन का मतलब क्या है. सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ सेम स्पीसीज. एक ही स्पीसीज से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप विच आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम और गिवन टाइम. तो आपको डायग्राम के अंदर बम्बू, फिश और फ्रॉग की पॉपुलेशंस दिख रहे हैं. इवन दूसरे भी एग्जांपल्स आप देखो तो ऑल दी कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड. तो वेटलैंड के अंदर दिखने वाले कॉर्मोरेंट्स मतलब सी बर्ड्स है. रेट्स इन एन अनअबेंडन्ड ड्वेलिंग, अनसोशियल जगह पे ड्वेलिंग करके रहने वाले रेट्स का ग्रुप. टिकवुड के ट्रीज इन अ फॉरेस्ट ट्रैक्ट. तो फॉरेस्ट का ट्रैक्ट जो है वहां पे दिखने वाले टिकवुड की ट्रीज का ग्रुप. कल्चर प्लेट के अंदर दिखने वाले बैक्टीरियास, लोटस प्लांट जो पॉन्ड के अंदर दिखते हैं. दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ द पॉपुलेशन. नाउ पॉपुलेशंस के कुछ साइलेंट फीचर्स आपको मैंने दिए हुए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि पहला आपको पता है कि ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशंस बिलोंग टू अ वन स्पीसीज. सभी एक ही स्पीसीज के होंगे. सो सभी के सभी मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली एक दूसरे से सिमिलर होंगे. ऑल आर ऑब्वियसली जेनेटिकली भी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे एंड ऑल आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर स्पीसीज. कि दूसरे स्पीसीज के कंपैरिजन में पॉपुलेशन वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होंगे. सो ईच एंड एवरी पॉपुलेशंस हैविंग अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो बहुत सारे पॉपुलेशंस की ये कैरेक्टर्स हैं. डेंसिटी, नेटालिटी मतलब आप लोग बोल सकते हो बर्थ का रेट. मोर्टालिटी मीन्स वी कैन से द डेथ रेट. एज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एज पिरामिड. पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन का इक्विलिब्रियम, पॉपुलेशन का फ्लक्चुएशन एंड पॉपुलेशंस का इंटरेक्शन. सो वन बाय वन हम लोगों को ये पॉपुलेशंस के कैरेक्टर्स स्टडी करना है. सो इन अर्लियर चैप्टर्स यू हैव लर्न दैट although individual organism is the one that has to cope with a changed environment. जैसे अभी हमने लास्ट सेशन के अंदर देखा था कि कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स है वो चेंज होते हुए एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में फाइट कर सकता है. इट इज एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट. तो ये कहीं ना कहीं पॉपुलेशन लेवल पे होने वाला नेचुरल सिलेक्शन है, जो नेचुरल सिलेक्शन कहीं ना कहीं ऑपरेट होता है. क्यों? टू इवॉल्व द डिजायर्ड कैरेक्टर. मतलब बॉडी के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स
को चेंज करने के लिए नेचुरल सिलेक्शन नाम की प्रोसेस से ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म चलता रहता है। सो डेफिनेशन दिया हुआ है आपको पॉपुलेशन इकोलॉजी। सो पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर एन इम्पोर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी मतलब एक ऐसा एरिया है जो इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के साथ लिंक करने की ट्राई करता है। नाउ पॉपुलेशन हैज अ सर्टेन एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टर्स, whereas an individual organism does not। हाँ, पॉपुलेशंस के पास थोड़े बहुत कैरेक्टर्स है जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पास नहीं हो सकते, जैसे कि एन इंडिविजुअल में हैव अ बर्थ एंड डेथ। कोई भी इंडिविजुअल का बर्थ हो सकता है, डेथ हो सकता है, बट पॉपुलेशन हैज़ अ बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जो कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म की नहीं हो सकती। सो इन अ पॉपुलेशन दिस रेट आर रिफर टू per capita, means per person birth and death. So rate hence expressed are change in numbers। अब वो इंक्रीज भी हो सकता है या तो डिक्रीज भी हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशंस। मतलब जितने पॉपुलेशंस के मेंबर्स है उनके कंपैरिजन में बर्थ हुआ तो रेट बढ़ेगी, अगर डेथ हुआ तो शायद बर्थ की रेट कम हो सकती है, डेथ की रेट बढ़ सकती है। सो ये जो रेट है दे आर एक्सप्रेस्ड चेंज इन द नंबर। तो रेट नंबर के अंदर कम या तो ज़्यादा हो सकती है विथ रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, सो वन बाय वन हम लोगों को डिस्कस करना है। सबसे पहला कैरेक्टर मैंने लिया हुआ है बर्थ रेट, या तो उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है नेटालिटी। डेफिनेशन है एवरेज नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉपुलेशन इन अ गिवन टाइम। में दिए हुए टाइम में पॉपुलेशन ने जनरेट किए हुए नए इंडिविजुअल्स को बोला जाता है बर्थ रेट या तो नेटालिटी। ऑब्वियसली वी नो दैट बिकॉज ऑफ बर्थ रेट साइज ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीज। पॉपुलेशन की साइज जितने बर्थ ज़्यादा होंगे उतना बढ़ेगा। सो बर्थ रेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है कि बर्थ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय एवरेज पॉपुलेशन। कि दिए हुए टाइम में कितने बर्थ हुए उनको कितना एवरेज पॉपुलेशन था उनसे डिवाइड करो तो आपको मिल जाता है बर्थ का रेट। अब एक एग्जांपल दिया, इफ इन अ पॉन्ड देर आर द 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर एंड थ्रू रिप्रोडक्शन ईच न्यू प्लांट्स आर एडेड, सो टेकिंग द करंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू 28। तो जितने ऐड हुए हैं दिए हुए टाइम पीरियड में उनको जितने एवरेज पॉपुलेशन थे उनसे अगर आप डिवाइड करो तो मिलेगा आपको बर्थ रेट और वो होगा 0.4। सो 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, मतलब एक साल में एक लोटस ने 0.4 लोटस नए जनरेट किए, ऐसा बोला जाता है। ओके, नाउ दूसरी दो टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड टू दी बर्थ रेट। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? total number of individuals that can be accommodated in an area at a particular time is called as a carrying capacity। जैसे मैं आपको आपका ही एग्जांपल दे दूं कि कोई एक क्लास के अंदर 60 नंबर ऑफ बेंच है, एक के ऊपर आप कितने को बिठा सकते हो? 3 को। तो वो क्लास का मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी कितना हो सकता है? 180। सो वैसे ही कोई भी हैबिटेट का एक कैरिंग कैपेसिटी होता है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है पोटेंशियल नेटालिटी, या तो उसे बोला जाता है मैक्सिमम नेटालिटी। तो डेफिनेशन अगर आप देखोगे कि मैक्सिमम पॉसिबल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर अ पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमल कंडीशन इज कंसिडर्ड एज अ पोटेंशियल नेटालिटी। कि भाई ऑर्गेनिज्म की मैक्सिमम पॉसिबल रेट क्या है रिप्रोडक्शन करने की अंडर अ ऑप्टिमल कंडीशन। उसको जैसा एनवायरनमेंट चाहिए वैसा अगर दे दो तो मैक्सिमम वो कितना रिप्रोडक्शन कर सकता है और बर्थ नए ऑर्गेनिजम्स का कर सकता है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ पोटेंशियल नेटालिटी। एग्जाम्पल दिया है साल्मन फिश प्रोड्यूस अ 28 करोड़ एग इन अ सीजन। तो साल्मन फिश का पोटेंशियल नेटालिटी कितना हो जाता है? 28 करोड़ एग। अब आप सोच रहे होगे सर इतने सारे एग, बट वी नो दैट
कि all egg do not hatched and reach to the adulthood, सभी के सभी एग हैच नहीं होते हैं, एडल्टहुड तक सभी के सभी नहीं जा पाते हैं. दिस इज कंसिडर्ड एज अ रियलाइज्ड मोर्टालिटी, या तो आप उसे बोल सकते हो एक्चुअल मोर्टालिटी. सो रियलाइज्ड नेटालिटी या तो एक्चुअल नेटालिटी का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स आर एडेड टू द पॉपुलेशन इन गिवन टाइम, कि भाई कितने एडल्ट पॉपुलेशंस के अंदर ऐड हो पाते हैं, वो होता है रियलाइज्ड नेटालिटी. एंड आपको याद रखना है रियलाइज्ड नेटालिटी आर ऑलवेज लेसर देन दैट ऑफ पोटेंशियल नेटालिटी. ऑब्वियसली 28 करोड़ तो पोटेंशियल नेटालिटी था, तो कभी भी रियलाइज्ड नेटालिटी इतना नहीं होगा. क्यों नहीं होता है उसके पीछे का ये ग्राफ दिया हुआ, यहाँ पे लिया हुआ डेंसिटी और यहाँ पे है टाइम. अब ये एरिया की कैरिंग कैपेसिटी है, ये हो जाता है उसका पोटेंशियल नेटालिटी. पर धीरे धीरे आप जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे बहुत सारे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस आएंगे जो एग को शायद हैच नहीं होने देंगे, एंड लास्ट में क्या आ जाता है उसका रियलाइज्ड नेटालिटी. ओके, तो ये हो गया बर्थ रेट. बर्थ रेट के बाद सेकेंड कैरेक्टर है डेथ रेट, या तो उसे बोला जाता है मॉर्टालिटी. सो डेफिनेशन है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर डाइंग इन अ पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम, कि दिए हुए टाइम पीरियड में जो ऑर्गेनिज्म का डेथ हुआ है उनको बोला जाता है डेथ रेट या तो मॉर्टालिटी. ऑब्वियसली पॉपुलेशन की साइज मॉर्टालिटी की वजह से क्या होगी, डिक्रीज होगी. ना मोर्टालिटी से रिलेटेड भी दो एस्पेक्ट है, जैसे आपको मैंने नेटालिटी में बताए थे, वही दोनों के दोनों सेम टू सेम एस्पेक्ट. पहले का नाम है पोटेंशियल और मिनिमल मोर्टालिटी. क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू ओल्ड एज. तो ओल्ड एज की वजह से होने वाले डेथ को बोला जाता है पोटेंशियल या तो मिनिमल मोर्टालिटी. एंड सेकेंड रियलाइज्ड या तो पोटेंशियल मोर्टालिटी का मतलब है नंबर ऑफ डेथ दैट अकर्स एट एनी एज, ओल्ड एज. तो ऑलवेज आपको यहाँ पे रियलाइज्ड और पोटेंशियल मोर्टालिटी ज़्यादा मिलेगी. सो रियलाइज्ड मोर्टालिटी इज हायर दैन पोटेंशियल मोर्टालिटी, क्योंकि ओल्ड एज की वजह से होने वाले डेथ कम होते हैं और कोई भी एज की वजह से होने वाला डेथ ऑलवेज ज़्यादा होता है. सो मोर्टालिटी रेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय एवरेज पॉपुलेशन. सो उसका एक एग्जांपल दिया हुआ कि इफ़ 4 individuals in a laboratory population of 40 fruit flies are died during a specified time interval. थे कितने, 40. कितने उसमें से डाई हो गए, 4. से वीक, एक वीक के टाइम पीरियड में 40 थे, उनमें से 4 का डेथ हो गया. तो वो पॉपुलेशन का डेथ रेट हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय एवरेज पॉपुलेशन, तो कितना हो जाएगा 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक. कि 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक का डेथ हो जाता है. दिस इज कंसिडर्ड एज अ डेथ रेट. थर्ड कैरेक्टर है पॉपुलेशन का और वो कैरेक्टर का नाम है सेक्स रेशियो. नाउ एन इंडिविजुअल इज मे बी पॉसिबल है आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल हो सकता है या तो वो फीमेल हो सकता है. बट अ पॉपुलेशन हैज़ अ सेक्स रेशियो. इंडिविजुअल हो तो मेल फीमेल बराबर है, पर पॉपुलेशन तो पूरा ग्रुप है और उसके पास तो सेक्स का रेशियो होगा. जैसे कि 100 नंबर ऑफ इंडिविजुअल से एक पॉपुलेशन के अंदर, तो उसमें से 60% ऑफ पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 40% ऑफ आर मेल. तो 100 में से 60 फीमेल है और 40 मेल है, तो उसे बोला जाता है सेक्स का रेशियो. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर है पॉपुलेशन का. दिस इज कंसिडर्ड एज अ वाइटल इंडेक्स. सो वाइटल इंडेक्स का मतलब है रेशियो बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज कॉल्ड एज अ वाइटल इंडेक्स. तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट के रेशियो को बोला जाता है वाइटल इंडेक्स. फॉर्मूला है वाइटल इंडेक्स इज इक्वल टू बर्थ रेट डिवाइडेड बाय डेथ रेट मल्टीप्लाई बाय 100 इज कंसिडर्ड एज अ वाइटल इंडेक्स. अब आप सोचो, बर्थ रेट अगर ज़्यादा है तो वाइटल इंडेक्स ज़्यादा होगा, डेथ रेट अगर ज़्यादा है तो वाइटल इंडेक्स कम होगा. पर बर्थ रेट और डेथ रेट
इफ रिमेन इक्वल, अगर दोनों समझ लो इक्वल है, देन द पॉपुलेशन बिकम स्टेबल एंड रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। अगर वाइटल इंडेक्स के बर्थ रेट और डेथ रेट अगर सेम है तो पॉपुलेशन बिकम स्टेबल एंड रिमेन एट इक्विलिब्रियम। एक ही सिंगल स्टेप में वो स्टेशनरी फेज में चलता जाएगा, ना ही ज़्यादा ना ही कम। नेक्स्ट कैरेक्टर है पॉपुलेशन के अंदर आने वाला फ्लक्चुएशन, डिस्टर्बेंस। ओके, नाउ द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कभी ज़्यादा होना कभी कम होना, तो ये प्रोसेस को बोला जाता है पॉपुलेशन का फ्लक्चुएशन। लेकिन अब ये प्रोसेस के फ्लक्चुएशंस की जो शेप है मे बी फ्लैट हो सकते हैं, साइक्लिक हो सकते हैं, इरप्टिव हो सकते हैं। जैसे आप ये ग्राफ देखो तो y पे दिया हुआ है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड x पे दिया हुआ है टाइम। तो टाइम के साथ कभी वो पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन फ्लैट भी होता है, कभी साइक्लिक मैनर में होगा और कभी इरप्टिव, कुछ फिक्स डिसाइडेड नहीं होगा। अब ये कैसे हो सकता है? दे आर कोज्ड बाय फैक्टर्स। ज़रूरत वाले फैक्टर्स अगर मिलते रहते हैं तो फ्लैट चलता रहेगा, थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ मिलते हैं, कभी मिले नहीं मिले साइक्लिक होगा, और कुछ डिसाइडेड नहीं है, मिलते हैं तो बहुत मिल जाते हैं, नहीं मिलते हैं तो बहुत कम मिलते हैं, तो उस हिसाब से वो क्या होगा? इरप्टिव। सो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। स्टडी ऑन बर्ड पॉपुलेशन at different areas of North Gujarat was studied for 10 years। 2000 से लेकर के 2010 मतलब 10 सालों तक नॉर्थ गुजरात के अंदर बर्ड का पॉपुलेशन अलग अलग एरियाज के अंदर स्टडी किया गया था। इट्स फ्लक्चुएशन एट डिफरेंट सीजन इज गिवन इन अ ग्राफ। तो ग्राफ के अंदर दिया हुआ है कि उनका फ्लक्चुएशंस कब होता था, अलग अलग सीजन के टाइम पे। सो उनका फ्लक्चुएशन जो था इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सीजनल इफेक्ट एंड माइग्रेशन। तो कौन से दो फैक्टर हो गए? एक तो सीजनल इफेक्ट और दूसरा माइग्रेशन। इन दोनों की वजह से बर्ड का फ्लक्चुएशंस होता था। अब आप ग्राफ देखो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वाई के ऊपर और मंथ दिए हुए हैं एक्स के ऊपर, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आप अगर देखोगे तो मैक्सिमम पिक यहाँ पे है, ये जगह पे। तो शायद उनका टाइम पीरियड मई और अप्रैल के बीच में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बर्ड्स वहाँ पे होते। तो ये एरिया या तो वो मंथ का टाइम पीरियड सबसे बेस्ट है उसके लिए। उसके बाद धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो उसका पॉपुलेशन कम होता जा रहा है अप टू द अक्टूबर। फिर से नवंबर और दिसंबर में वो इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे सीजनल इफेक्ट और माइग्रेशन, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बर्ड्स के अंदर या तो बर्ड्स के अंदर के इंडिविजुअल्स के पॉपुलेशंस में दिखने वाला फ्लक्चुएशंस। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।